हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से शुरू करते हैं फोर्थ चैप्टर एम एन रॉय के ऊपर एक अलग 16 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ एम एन रॉय। एक अनदर इम्पॉर्टेंट 16 मार्क्स का लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये एम एन रॉय के राजनीतिक विचार। इसके बारे में पढ़ने से पहले आप प्लीज़ जो मैं प्रीवियस की वीडियोस हैं एम एन रॉय चैप्टर से रिलेटेड वो एक बार ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने लाइफ हिस्ट्री को अच्छे से डिस्कस किया है। और इसके अलावा जो है एम एन रॉय के नव मानवतावाद से रिलेटेड विचारों को डिस्कस किया है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं बहुत अच्छे से समझ में आ सके। अब हम ज़्यादा डीप में ना जाते हुए जस्ट हम स्टार्टिंग करते हैं कि एम एन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज़ के अंतर्गत कौन कौन से मेन जो पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एम एन रॉय के पॉलिटिकल आइडियाज़ पे आता है वो है व्यक्ति के संबंध में विचार, व्यूज़ रिगार्डिंग इंडिविजुअल्स। आपने मानवतावादी जो विचार है उसमें बहुत अच्छे से पता ही चल गया होगा कि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बहुत अधिक बल देते हैं और ये व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। याद हो तो आपको मैंने एक पॉइंट करवाया था, व्यक्ति जो है स्वतंत्रता की लगन के लिए ही विवेकशील बनता है, और विवेकशीलता है तो उसमें बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि है तो वो समाज और राज्य अन्य राजनीतिक संस्थाओं का विकास करता है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से जी सके और अपनी स्वतंत्रता को प्रोटेक्ट कर सके। तो वो पॉइंट एक बार आप जरूर फिर से देख लें। फिर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगी कि उनका मानना था कि समाज में रहने वाले व्यक्ति के दो महत्वपूर्ण कर्तव्य होते हैं। पहला ये कि अपनी स्वतंत्रता का ध्यान रखें, और दूसरा ये कि नागरिक के रूप में अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को पूर्ण करें। यानी कि एक तो आपकी खुद की स्वतंत्रता होगी और आपका सामाजिक उत्तरदायित्व भी ये बनता है कि समाज में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं उनकी स्वतंत्रता का भी आप ध्यान रखें, किसी तरह से उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप ना करें। सामाजिक उत्तरदायित्व में ये भी एक राय का मतलब है कि किसी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता ना दे कि वो दूसरों की स्वतंत्रता को छीन ले या दूसरों के हितों को ख़राब करे। इसी वजह से वो पूंजीवादी जो प्रणाली उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो पूंजीवादी ये सिर्फ पूंजी के लिए अमीरों के सहयोग की बात करते हैं, अमीरों की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अमीरों के व्यक्तिगत हित इसमें ज़्यादा मायने रखते हैं, बजाय कि जो बहुत बड़ी कम्युनिटी गरीबों की है, मजदूरों की है, किसानों की है, उनके हक की बात नहीं करते। तो यहाँ पर व्यक्ति कर्तव्य जो अमीर लोग हैं, पूंजीवादी संस्था में रहने वाले पूंजीपति लोग हैं, वो भूल चुके हैं अपना कर्तव्य कि समाज का रहने वाला जो दूसरा तबका है, गरीब तबका है, उसके विकास की भी वो बात करें। फिर कहते हैं कि समाज और व्यक्ति के दूसरा पॉइंट, समाज व व्यक्ति के संबंधों पर विचार लेकर आता है, व्यूज़ ऑन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल। ये भी एम एन रॉय के आप मानवतावादी संबंधी विचारों में मैं पढ़ा चुकी हूँ। एम एन रॉय जो है समाज और व्यक्ति की व्याख्या करते हुए दो सिद्धांतों को मेन मानते हैं। एक सिद्धांत तो ये कहता है कि समाज व्यक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी समाज बड़ा है, समाज ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बजाय कि व्यक्ति के। इस कारण व्यक्ति को समाज की आवश्यकताओं के अनुसार अपने जीवन को ढालना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है कि व्यक्ति द्वितीय है, प्रथम समाज है, तो ऑब्वियसली समाज के अनुसार व्यक्ति को अपना ढालना चाहिए। जबकि दूसरा सिद्धांत कहता है कि समाज तो एक साधन है, साध्य व्यक्ति है, व्यक्ति के हित साध्य हैं। तो दूसरे सिद्धांत के अनुसार समाज से अधिक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, व्यक्ति प्रथम है, समाज द्वितीय है, तो समाज को व्यक्ति के अनुसार ढालना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार समाज की रचना व्यक्तियों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए की है, तो समाज सर्वोपरि हो ही नहीं सकता। राय इस सिद्धांत से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। राय के विचार में यह सिद्धांत अधिक तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक नहीं है, क्योंकि जो समाज है, समाज का निर्माण करने में किसी देवी देवती या किसी शक्ति का हाथ नहीं है, अपितु ये व्यक्ति का विकास है, व्यक्तियों ने स्वयं इस समाज का निर्माण किया है। तो इस सेकंड सिद्धांत को वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है दूसरे सिद्धांत। हाँ, ये दूसरे सिद्धांत के वो समर्थक के तौर पर है, यानी कि व्यक्ति इम्पोर्टेंट है, समाज दूसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम इस तरह से
लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो है स्लाइड पे आते हैं। इसमें थर्ड राजनीतिक विचार बताया गया है व्यूज़ ऑन स्टेट के बारे में क्या कहते हैं। राज्य के मानवतावादी विचार अगर आपको याद हो तो उसमें बताया गया कि राज्य जो है व्यक्ति द्वारा बनाई गई संस्था है। अन्य संस्थाओं की तरह राज्य भी बनाया गया है, लेकिन राज्य थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राज्य जो है अन्य संस्थाओं के अंदर नियम कानून बनाकर इस समाज को सही तरीके से चलाने का प्रयास करता है। तो राज्य का निर्माण व्यक्ति के हित के लिए हुआ है। तो राज्य क्या है, एक साधन मात्र है, व्यक्ति साध्य है। एक अच्छे शासन के लिए एक अच्छे समाज के लिए अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से चलाने वाले समाज के लिए राज्य का होना आवश्यक है। तो राज्य को एक इम्पोर्टेंट संस्था मानता है। वो महात्मा गांधी या फिर कार्ल मार्क्स की तरह नहीं है जो राज्य के अंत की बात करते हैं। राज्य के अंत की बात बिल्कुल भी नहीं करता। ये कहते हैं समाज को चलाने के लिए सरकार, राज्य या किसी रेगुलेटरी संस्था का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं राष्ट्रवाद के संबंध में विचार, व्यूज़ ऑन नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद जो है, मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार फिर से बता देती हूँ। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म वर्ड जो है ये वास्तव में क्या है, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र को सर्वोपरि मानता है और उसके अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, दूसरे देश दिखाई नहीं देते, उसे अपना राष्ट्र सर्वोपरि दिखाई देता है। अपने राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम के आप राष्ट्र के नाम पर जो सरकारें गलत काम करती है उसको भी आप स्वीकार कर लो कि हाँ, मेरे देश के लिए अगर ये गलत काम सही है तो ये ही सही है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो आपको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, जबकि ऐसा मानवता ऐसा नहीं कहती है। राजनीति, एक अच्छी राजनीति ऐसा नहीं कहती है। राष्ट्रवाद का बहुत ही लिबरल रूप लाने के लिए एम एन रॉय कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे जर्मनी के प्रसिद्ध जो हीगल हुआ करते थे, कार्ल मार्क्स के गुरु भी माने जाते हैं, वो राष्ट्रीय हितों के लिए व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राष्ट्र ही सब कुछ होता है, जो राष्ट्र का नेता है वही सब कुछ होता है। अब हीगल की तरह अन्य, ये तो चलो राइटर थी, उनकी ही बुक्स पढ़कर जो कुछ तानाशाह भी बन गए, जैसे कि हिटलर है, मुसोलिनी है, ये सब तानाशाह बन गए एक समय में जाकर, और ये राष्ट्रवाद के नाम पर हत्याएं करने लगे, लोगों का शोषण करने लगे कि यही राष्ट्रवाद है। इस तरह से जो है दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाना, उनका क्रूसेड करना, उनको मार देना, ये सब वो करने लगे राष्ट्रवाद के नाम पर। तो ये सही नहीं है। तो ये राष्ट्रवाद का पूरी तरह से विरोध करते हैं। बहुत सारे बच्चे अभी तक ये लिखते आए होंगे कि राष्ट्रवाद जो है एक अच्छी बात है, होना चाहिए राष्ट्रवादी, लेकिन यहाँ पर एम एन रॉय साफ साफ कहते हैं कि राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रवाद एक दिन ऐसा रूप ले लेता है जो कि तानाशाहों को जन्म देता है, और इसका इतिहास रहा है बहुत बड़ा। राष्ट्रवाद साम्राज्यवादी ताकतों का रूप को जन्म देता है, पूंजीपतियों को जन्म देता है। वास्तव में राष्ट्रवाद इनका साधन बन जाता है। जैसे कि ब्रिटेन जो है एक समय में साम्राज्यवादी ताकत रहा करता था, जो कि दूसरे देशों को गुलाम बनाकर अपने हितों की पूर्ति करता था। तो वहाँ पर जो ब्रिटेन है, वहाँ के लोग इस तरह के जो है दूसरे देशों के शोषण करने के तरीके को भी अब राष्ट्रवाद होने के नाम पर स्वीकार कर रहे थे, जबकि उन्हें पता था कि उनकी सरकारें ये गलत कर रही हैं। किसी दूसरे देश को गुलाम बनाना और फिर उसका शोषण करना, ये राष्ट्रवाद कहाँ का जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समानता की बात करता है। लेकिन राष्ट्रवादी होने के नाम पर उस समय की जो ब्रिटिश सरकारें थी उन्हें बरगलाती थी और उन्हें मानना पड़ता था कि यही सच है। इसी को वो फिर समर्थन भी देते थे। इसी तरह से आज अगर देखा जाए, जो पूंजीपति हैं, पूंजीपति भी से एक साधन के तौर पर मानते हैं कि हम यहाँ फैक्ट्रीज लगा देंगे। वो शोषण भी करते हैं, लेकिन ये दिखाने के लिए कि देश के लिए यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे पूंजीपति कहीं फैक्ट्री लगाता है तो वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधों की को काट दिया जाता है। आदिवासियों का जो रोज़गार है वो ख़त्म हो जाता है। आदिवासियों का जो जमीन का जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है। वो राष्ट्रवाद के नाम पर होता है, क्योंकि पूंजीपति क्या कहते हैं कि देश के हित के लिए अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो आपको ये पेड़ काटनी चाहिए। पर्यावरण का ध्यान नहीं देता, लोगों का शोषण करता है। तो कुल मिला के कहना ये है कि राष्ट्रवाद का एम एन रॉय हमेशा विरोध करते हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्रवाद खत्म हो जाए।
उनका कहना है कि राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल पुराना पड़ चुका है। आधुनिक विश्व में विश्व की राजनीति या सामाजिक परिस्थितियों में इसका कोई भी महत्व नहीं रहा है। साम्राज्यवादी देश राष्ट्रवाद के नाम पर कई वर्षों तक साम्राज्यवादी उद्देश्यों को पूरा करते रहे, दूसरे देशों का शोषण करते रहे। इसी तरह जो पूंजीपति हैं, पूंजीपतियों की जो श्रेणी है वो राष्ट्रवाद के नाम पर साधारण लोगों को गुमराह कर उनका शोषण करती रही। परंतु समाजवादी विचारधारा के प्रसिद्ध होने से ये आवश्यक हो गया कि राष्ट्रवादी भावनाओं को खत्म कर देना चाहिए। इन सिद्धांतों को बीते समय की कहानी के तौर पर देखा जाना चाहिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो राष्ट्रवाद का वो विरोध करते हैं, ये आपको अच्छे से बात समझनी है। अंतर्राष्ट्रीयवाद के संबंध में विचार, देखिए राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीयवाद की वो हमेशा से ही बात करते रहते हैं कि संपूर्ण विश्व एक जो संपूर्ण विश्व है ये एक विश्व एक देशों का समूह के तौर पर रहना चाहिए। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना ने क्या कर दिया कि राष्ट्र मेरा है, ये राष्ट्र मेरे राष्ट्र की सीमाओं में बस इतना ही मेरे देश का हित हो जाए, वही मेरे लिए सब कुछ है, यही राष्ट्रवाद है। इस राष्ट्रवाद ने अंतर्राष्ट्रीयवाद को खत्म कर दिया है। राष्ट्रवाद से राष्ट्र इतने स्वार्थी हो गए हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे देशों के बारे में नहीं सोचते। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय की भावना है, अंतर्राष्ट्रीयवाद की भावना, ये खत्म होती जा रही राष्ट्रवाद की वजह से। अंतर्राष्ट्रीयवाद आज के समय की मांग है क्योंकि जो देश है आज के समय में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, चाहे आर्थिक तौर पर, राजनीतिक, सामाजिक, स्ट्रैटेजिक, रणनीतिक, हर तरह से दूसरे देश की उसको ज़रूरत है। आज इतनी गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं ने जन्म ले लिया है कि आज जरूरी हो गया है कि सभी देश मिलजुल कर इन समस्याओं का सामना करें। आतंकवाद की समस्या ने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया, तो आज ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि सारे विश्व के देश एक कुटुंब बनकर इन सब जो बुराइयां हैं इनको ख़त्म करने के लिए एक दूसरे का साथ दे, एक दूसरे के जो है साथ मिलकर रहें। तो इस तरह से वो राष्ट्रवाद की बात को रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीयवाद जरूर होना चाहिए। इसके अलावा राय का विश्वास था कि विश्व में जो ये जितनी भी समस्याएं हैं वो संपूर्ण विश्व को अगर एक राज्य के तौर पर हम देखें तो ही हो सकता है। विश्व एकता को स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संगठित करना चाहिए जिससे भिन्न भिन्न राष्ट्रों में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनावश्यक मुकाबला न हो तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय समाज स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो। तो इस तरह से वो विश्व एकता की बात करते हैं, सभी राष्ट्रों में एकता की बात करते हैं। फिर आते हैं सहकारी समाजवाद पर। सहकारी समाजवाद यानी कोऑपरेटिव सोशलिज्म, सभी एक साथ मिलकर रहें समाज में, यही है इसका सिंपल अर्थ। राय ने लेकिन इसके भी 3 मुख्य लक्ष्य बताए हैं, 3 अंग बताए हैं, मुख्य लक्ष्य भी कह सकते हैं। एक तो यह है कि यह प्रणाली व्यक्तियों के परस्पर सहयोग पर आधारित होगी। वो सहकारी समाजवाद में जिसमें शोषण कम होगा और वो आपस में लोग सहयोग करेंगे तभी सहकारी समाजवाद बन सकता है। इस प्रणाली में किसी प्रकार की कोई गुलामी नहीं होगी, कोई किसी का पराधीन नहीं होगा। तीसरा इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर या मुख्य लक्ष्य बताते हैं कि सहकारी समाजवाद का कि व्यक्ति को समाज या राज्य के नाम पर अपनी स्वतंत्रता का बलिदान नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसे प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होगी कि राष्ट्र के नाम पर आप अपनी ये स्वतंत्रता हटा दीजिए या फिर अपनी ये जो कोई अपनी तरफ से कोई इनिशिएट करना चाहिए, अपनी कोई बात रखना चाह रहे हैं, आपको फ्रीडम टू स्पीच चाहिए लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि वो राष्ट्र के नाम पर सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि ये स्वतंत्रताएँ आपकी नहीं छीनी जाएगी, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम टू मूव एनीवेयर, ये सब आपकी नहीं छीनी जाएंगी। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि धर्म के संबंध में उनके विचार क्या थे, धर्म को लेकर उनका क्या सोचना था। राय ये अनुभव करते थे कि प्राचीन काल से ही धर्म ने मनुष्य की मानसिक स्वतंत्रता को अपने प्रभावों के अधीन कैद कर लिया, तो वो धर्म के बिल्कुल खिलाफ थे। वो धर्म को अंधविश्वास का जरिया मानते थे क्योंकि मार्क्सवाद का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो वो मार्क्सवादी होने के नाते इस चीज़ को बहुत अधिक बोलते हैं कि धर्म और ईश्वर, देवी देवता, सर्वशक्तिमान कुछ भी नहीं होता, ये जस्ट व्यक्ति को बांधे रखने का प्रयास है। ये एक तरह का साधन बन जाती है राज्य सरकारों का कि वो लोगों को बरगलाए रखे धर्म के नाम पर, ईश्वर, देवी देवताओं के नाम पर, और अपनी मनमानी वो सरकारें करते रहें। तो वो धर्म के हमेशा खिलाफ रहे हैं, उनका धर्म में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है। उसके बाद जैसे कि पूंजीवाद व साधारण लोगों का आर्थिक जीवन, इसमें कुछ महत्वपूर्ण वो कहते हैं कि
कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, यानी कि कुछ लोगों के या पूंजीपतियों के हाथ में वो उद्योग नहीं होने चाहिए बल्कि सरकार के हाथ में हो जाने चाहिए, ताकि उससे होने वाला प्रॉफिट जन कल्याण के लिए लगाया जा सके। सरकार को सहकारी सभाओं द्वारा कुछ प्रारंभिक उद्योग स्थापित करने चाहिए। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार करने के लिए कुछ आवश्यक पग उठाने चाहिए। सामंतशाही का अंत कर देना चाहिए। राय प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने भारतीय आर्थिक जीवन को उच्च स्तर पर विकसित करने के लिए के विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि भारत में लोगों की आर्थिक भलाई का उत्तरदायित्व सरकार को अपने ऊपर लेना चाहिए, और जो मजदूर है, जो जिन्हें कम वेतन मिलता है, उनके जीवन को अधिक अच्छे तरीके से चलाने का प्रयास करना चाहिए। फिर है सामाजिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता संबंधी विचार बहुत सोशल इमेंसिपेशन, सामाजिक स्वतंत्रता, यानी कि वो अनुभव करते थे कि भारत में सामाजिक जीवन शताब्दियों पुराने अंधविश्वासों, कुरीतियों, रीति रिवाजों, धर्म पर आधारित है। धार्मिक अंधविश्वास ने सामाजिक जीवन को विकसित नहीं होने दिया। भारत में राष्ट्रवाद को भी धार्मिक रंग में विकसित होने के लिए उत्साहित किया। जब तक भारतीय सामाजिक जीवन को शताब्दियों पुराने ये अर्थहीन विचारों से मुक्त नहीं कर दिया जाएगा, तब तक भारत जो है उन्नति नहीं कर सकता। तो समाज को का पुनर्निर्माण करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इन धार्मिक और आध्यात्मिक बुराइयों को खत्म किया जाए, इनके खिलाफ विरोध किया जाए इनका। मनुष्य एक विचारशील प्राणी है, तो उसे अपने विचार रखने का पूरा प्रयास करना चाहिए। यही एक सामाजिक स्वतंत्रता है, ना कि अंधविश्वासों में रहकर। फिर स्वतंत्रता संबंधी विचार, ओब्वियसली उन्होंने न्यू ह्यूमैनिज्म पर इसमें बहुत कुछ बोला है, तो आप वही पॉइंट्स इसको फिर से रीड कर सकते हैं। मार्क्सवाद के संबंध में विचार, मैं इस पर ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन कुछ एक छोटे, क्योंकि लाइफ हिस्ट्री में आप बहुत कुछ मार्क्सवाद पर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी राय एक समय में मार्क्सवाद के बहुत बड़े फॉलोवर थे, लेकिन उस दूसरे ही समय में वो उसके कट्टर विरोधी भी हो जाते हैं, क्योंकि राय ने मार्क्सवाद का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की, एक नई वस्तु आने के बाद जो पुरानी वस्तु है दोनों में आपस में टकराव होता है और तीसरी नई वस्तु निकल कर आ जाती है, और फिर जो पुरानी दो वस्तुएं होती हैं जिनमें आपस में टकराव हुआ उनका महत्व खत्म हो जाता है। इसका उन्होंने विरोध किया। इसके अलावा जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू थी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, जिसमें ये कहा गया था कि जो मजदूर है, मजदूरी तो 8 घंटे करता है, लेकिन उसे वेतन एक फैक्ट्री का मालिक 3 घंटे तक का देता है, तो 8 में से 3 घटा दिया जाए, जो एक्स्ट्रा 5 घंटे की मजदूरी है उसका पैसा जो है फैक्ट्री के मालिक के जेब में जा रहा है, जो कि अतिरिक्त मूल्य है। तो ये जो अतिरिक्त मूल्य फैक्ट्री के मालिक के पास जा रहा है, जो कि जाना चाहिए मजदूरों के पास जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये सिद्धांत ये जो शोषण कर रहे हैं, तो इस सिद्धांत का भी उन्होंने अधिक समर्थन नहीं किया, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का, इस शोषण का उनका कुछ अलग ही मानना था। इसके अलावा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है कि क्लास स्ट्रगल होता है, कि एक जो उच्च श्रेणी है निम्न श्रेणी का शोषण करती है और एक टाइम के बाद दोनों में आपस में टकराव होता है, रेवोल्यूशन होता है और इक्वालिटी आ जाती है। तो इसकी भी कड़ी आलोचना करती है। तीनों सिद्धांतों की आलोचना वो इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं ये व्यवहारिकता पर आधारित नहीं है, प्रैक्टिकली इन्हें नहीं लागू किया जा सकता। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थान नहीं, कहते हैं कि सब इक्वल हो जाएंगे, व्यक्ति उतना ही खाएगा जितना उसे ज़रूरत है, उतना ही कमाएगा जितना उसे ज़रूरत है। तो ये व्यवहारिकता पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि मानव स्वभाव अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है, तो वो इस सारी चीज़ों को नहीं मानते। और इनके इसी विचारों की वजह से उन्हें जो है कम्युनिस्ट कमेटी, इंटरनेशनल कमेटी से भी निकाल दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको लाइफ हिस्ट्री में बताया था। तो इस तरह से ये जो है मार्क्सवाद के विचारों का विरोध करता है। फिर गांधी जी के विचारों का भी बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि गांधी जी के बहुत सारे विचार उन्हें ऐसे लगता था कि जैसे कि वो अंग्रेज़ों के सामने गिड़गिड़ा रहे हों, और बहुत सारे विचार उन्हें व्यवहारिकता पर लगते भी नहीं थे। उन्हें अनुभव होता था कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित करने का महत्वपूर्ण योगदान तो दे रहे हैं, लेकिन पिछड़े हुए दबे हुए लोगों के संबंध में गांधी जी बहुत अधिक लगन से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी बात बहुत अच्छे से रख नहीं पा रहे हैं। उनकी दृष्टि में गांधी जी ने राजनीति में धर्म को लाकर धर्म की राजनीति और धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गुमराह करने वाला काम है, लोगों को धर्म और राजनीति से जोड़कर कहीं ना कहीं अंधविश्वास में लेकर जाने की बात है। उनका विचार था गांधी जी के धार्मिक विचार भारतीयों को विश्व में सबसे अधिक पिछड़ा बना देंगे।
इसके अलावा गांधी जी का जो साधनों का साध्य और साधनों का कंसेप्ट था उससे भी वो इतने अधिक सहमत नहीं थे। वह समझते थे कि सत्याग्रह या अहिंसा ये सब ढोंग है, इनके द्वारा आप बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो गांधी जी का आर्थिक कार्यक्रम था कि गाँव में ही आर्थिक प्रक्रिया आत्मनिर्भर गाँव को बनाने का प्रयास करना चाहिए, बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाने चाहिए, कुटीर उद्योगों से काम चलाना चाहिए, उनसे भी उन्हें बहुत अधिक वो सही नहीं लगते थे। उन्हें ये लगता देश की उन्नति के लिए बड़े उद्योगों का होना जरूरी है। उन्हें ये भी स्वीकार नहीं था कि चरखा कातने से या खद्दर का प्रयोग करने से भारत में आर्थिक उन्नति आएगी। गांधी जी ने किसानों भूस्वामियों के हितों को एक रूपता पैदा करने का यत्न किया। राय हालांकि वो फिर खंडन करते कि इससे कोई एक रूपता नहीं आई, आपस में उनमें क्लैशेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इस तरह से गांधी जी के वो बहुत सारे विचारों के कट्टर विरोधी थे। उपनिवेशवाद के पतन का सिद्धांत, बिल्कुल उपनिवेशवाद आपको पता ही होता क्या है। साम्राज्यवादी ताकतें जो हैं वो जब दूसरे देश को गुलाम बना लेती है और फिर वहाँ शोषण करना शुरू कर देती हैं, लूट मचाना शुरू कर देती हैं, तो वो उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी देशों का एक तरीका साधन है उपनिवेशवाद। तो उसे वो बिल्कुल सही नहीं मानते थे और एक नया ही सिद्धांत देते हैं। वो कहते हैं कि कुछ समय के बाद के पश्चात जो उपनिवेशवाद में रहने वाले लोग हैं उनकी जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इस कारण वे अपने साम्राज्यवादी देश में बनाई गई जो वस्तुएं हैं वो खरीद नहीं पाते। आपको जैसे पता है भारत से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटिशर्स जो है पका हुआ माल यानी बना बनाया माल भारत में दोबारा बेचते थे, पुनः बेचते थे। कहते कि यहाँ से आप इतना शोषण कर रहे हो, ये लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, गरीब लोग, भारत के गरीब लोग खरीद ही नहीं पाएंगे, तो आप करोगे क्या इतने सारे माल का। तो इतना सारा ये जो आपने पका हुआ माल है आप जो भारत में बेचना चाह रहे हैं इसे कोई खरीदेगा नहीं, तो ये खराब जाएगा या इसकी कीमत कम होगी, तो इससे भुगतना तो आपको भी पड़ रहा है। इस प्रकार न केवल उपनिवेशवाद की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है बल्कि जो साम्राज्यवादी देश है उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। इस प्रकार साम्राज्यवादी देश उपनिवेशवाद के लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए अधिक उपनिवेशों में कुछ सुधार करने का भी प्रयास करते हैं, उद्योगों को स्थापित करते हैं कि खुश होने की ज़रूरत नहीं। अगर ब्रिटिशर्स यहाँ रेलवे लेकर आ रहे हैं या ब्रिटिशर कोई फैक्ट्री बना रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर थोड़े बहुत सुधार करके आपकी परचेजिंग पावर बढ़ा रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत रोज़गार दे रहे हैं ताकि आप उनका माल खरीद सको। इस प्रकार उपनिवेशवाद के लोगों के जीवन स्तर में सुधार तो किया है, लेकिन धीरे धीरे और साथ में धीरे धीरे उपनिवेशवाद का पतन भी हो रहा है। लेकिन इससे जो है वास्तविक समस्या, लोगों को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वो खत्म हो रही है, जो कि एक बिल्कुल ही जिसे वो गलत मानते हैं। फिर है नवीन मानववाद, न्यू ह्यूमैनिज्म पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी कि ऑलरेडी आप इस पर एक 16 नंबर का क्वेश्चन कर चुके हैं। संगठित लोकतंत्र और ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी पर भी आप को मैंने नवीन मानवतावाद में बताया था, लेकिन इसको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ मैं। उनका जो रेडिकल डेमोक्रेसी या फिर ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी की वो बात करते हैं, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड डेमोक्रेसी या रेडिकल डेमोक्रेसी किसका कंसेप्ट है, तो एवन रॉय का। इसमें वो सबसे पहली बात तो आपको याद होगा कि वो राजनीतिक दलों का कोई स्थान नहीं मानते हैं। ऐसी जो प्रणाली में वो राजनीतिक दलों के स्थान पर बात करते हैं कि जो इंजीनियर हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार जिन्हें कहते हैं, जो कानूनविद हैं, कानून के ज्ञाता हैं, ये सब जो प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं जिन्हें व्यावसायिक समूह कहते हैं कि ये ज़्यादा अच्छे से शासन करेंगे बजाय कि राजनीतिक दल के। इसके अतिरिक्त राय के अनुसार जो संगठित लोकतंत्र है इसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। सत्ता या शक्ति किसी एक व्यक्ति या लोगों के हाथ में ना होकर पूरे देश के लोगों के हाथ में होने चाहिए। ऐसे प्रणाली में व्यक्ति हर प्रकार की गतिविधियों का मूल आधार होगा, व्यक्ति ही केंद्र बिंदु होगा, उसके ऊपर किसी प्रकार का और आध्यात्मिक या ईश्वरीय बंधन नहीं होगा, व्यक्ति अपना भाग्य का खुद विधाता होगा। राय का विचार था कि संगठित लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि लोग शिक्षित हों इसमें, क्योंकि शिक्षा लोगों में नैतिक चरित्र लेकर आती है, उनके अंदर उत्तरदायित्व की भावना लेकर आती है। तो इस तरह का ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप एक बार बुक से करेंगे और फिर इस वीडियो को भी साथ के साथ आप सुनते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन हो जाएगा 16 मार्क्स का। तो आप इसको कंटिन्यू करें। इसी के साथ जो है ये आपका जो है चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट मैं आपका 3rd यूनिट शुरू करूँगी, तो इससे आपका 50% सिलेबस कवर हो गया है। होपफुली आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा और जल्दी आपका इस पर टेस्ट भी होगा। थैंक यू।